तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज केमिस्ट्री का लेक्चर दूसरा है। ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर दूसरा है और पहला चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। और पहला चैप्टर का नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, और पहले लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। लेक्चर पहला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो से स्टार्ट होगी केमिस्ट्री असली। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या महत्व होता है, क्या रोल प्ले करती है केमिस्ट्री, अब यहाँ से आज को लेक्चर में आप लोगों को मालूम चलने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा और एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, उसको आप लोग आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से नोट्स बना के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को 11th में आ गए हैं और 11th में चीज़ें थोड़ा इम्प्रूव हैं तभी भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग फेयर में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। आइए जानते हैं रासायनिक संयोग नियम क्या कहता है। ठीक है, तो चीज़ों को आराम से समझिएगा। ठीक है, आराम से। तो पहले हेडिंग डालिए रासायनिक संयोग का नियम। अब रासायनिक संयोग का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, जो भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, उन रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो वो किन नियमों का पालन करती है। ठीक है, उन नियमों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। सिंपल वे में आप समझिए। तो जो भी रिएक्शन होता है, उन रिएक्शन जब भी हम कराते हैं तो कोई ना कोई मेथड से वो रिएक्शन होता है। ठीक है, उन्हीं मेथडों को हम कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, सिंपल वे में। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए आप लोग ध्यान से। फिर यहाँ पे देखिए, रासायनिक संयोग के निम्न 5 नियम हैं। जो रासायनिक संयोग होता है वो 5 नियम होते हैं। कोई भी रिएक्शन टोटल 5 नियम से होता है, क्योंकि हमने बताया कि रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है। रासायनिक संयोग का नियम वो होता है कि जो भी हम अभिक्रिया कराते हैं वो किस नियम से हुई है वो अभिक्रिया, उसी को हम रासायनिक संयोग नियम कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक संयोग निम्न 5 नियम होते हैं। रासायनिक संयोग के निम्न 5 नियम होते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन अगर कराएं तो टोटल 5 नियम से हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक नियम से हुआ होगा वो रिएक्शन। तो आइए जानते हैं वो 5 कौन है। तो ध्यान से चीज़ें को नोट करते चलिएगा। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता के नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। यह आपका पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो 3 नियम यहाँ पे हो गया। और चौथा नियम यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्लिप में है। चौथा आपका है व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये चौथा हो गया। और पांचवा आपका है गै लुसेक का नियम, जिसे लॉ लुसेक लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यह टोटल 5 नियम होते हैं हमारे रासायनिक संयोग के। अब 5 आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से नोट कर लीजिए पहले 5 का नाम, फिर एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए उससे पहले, नियम पढ़ने से पहले ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक आप लोगों के लिए है, बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। क्या है, IMP एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, जिसे परमाणु भार को हम द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का या तो परमाणु भार का, ये सेम वही चीज़ होता है। इंग्लिश में उसे एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा, ये जो लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हूँ, ये याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों को। कुछ गिने चुने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चीज़ों को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये याद कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हूँ। ठीक है,
अब ये चीज़ें क्या है इसको समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कुछ लोग को तो नाम भी नहीं मालूम रहता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो मैं चलिए पहले नाम आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, फिर एक एक चीज़ की बताऊंगा कि एक एक ये क्या है, 12 और 6 क्या है, 14 7 ये सब क्या चीज़ है। आपको ये ग्राफ ये आपको क्या दर्शाना चाहता है, ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एच जो है, एच को हम हाइड्रोजन कहते हैं, सी जो है उसे हम लोग कार्बन कहते हैं, एन जो है उसे नाइट्रोजन कहते हैं। याद कर लिख लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि एन है तो एन क्या है तो भूलिए मत, तो एन क्या है नाइट्रोजन, ओ क्या है ऑक्सीजन, यस क्या है यहाँ पे सल्फर, सी ए क्या है कैल्शियम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये पहली लाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, एफ, एफ को बोलते हैं फ्लोरीन, ए एल, एल को बोलते हैं एल्युमिनियम, फिर पी आ गया, पी को बोलते हैं फास्फोरस, फिर सी एल आ गया, इसको बोलते हैं क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद सी आर, सी आर को बोलते हैं क्रोमियम, इसके बाद एफ ई, इसको बोलते हैं आयरन लोहा, फिर सी यू को बोलते हैं कापर, ए जी को बोलते हैं सिल्वर, ठीक है। इसके बाद एल आई, एल आई को बोलते हैं लिथियम, बी ई को बोलते हैं बेरियम। ये लिख बहुत ही याद होना जरूरी है ना कि बी ई मतलब क्या होता है, तो आप लोग सोचने लगे नहीं, बी ई मतलब बेरियम होता है। एन ए सोडियम, के मतलब पोटेशियम, जे एन को जिंक कहते हैं, फिर जो आई है उसे बोलते हैं आयोडीन, ठीक है। फिर ए यू है जो इसे गोल्ड बोलते हैं, ETC, ठीक है। तो अब यहाँ नाम आप लोगों को तो मालूम चल गया कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यह 1 क्या है, 12 6 क्या है, इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से मैं इसको उठाता हूँ और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ये चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ें 12 को क्या बोलते हैं, 6 क्या, ये सब क्या चीज़ें हैं इसको जान लेते हैं। यहाँ पे ताकिए तो देखिए 12 6 6 जो ये चीज़ लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। तो ये जो आपको 12 दिखाई दे रहा है, 12 ऊपर, जितना ऊपर आप लोगों को सभी चीज़ें जो 12 आपको दिखाई दे रहा है, ये 12 को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। देखिए जो ये सी है, सी को तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, कार्बन, सी को क्या बोलते हैं कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक मास, जिसे हम लोग परमाणु भार या द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, वो कितना होता है 12। तो जो ऊपर होता है वो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, और ये जो 6 होता है नीचे उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। इसी तरह आपको जो इस स्लिप में जो चार्ट में आपको सब दिखाई दे रहा है, तो जो ये ऊपर होता है देखिए, जिसमें 1 12 14 16 32, इसमें 40, इसमें 19, इसमें 27, 31, इसमें 35.5, इसमें 52, ये 56, 63.5, 108, फिर 7, इसमें 9, इसमें 23, इसमें 39, इसमें 65.4, इसमें 127 और 197। ये भी जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ऊपर, इसे हम बोलते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जिसे एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। और जो नीचे होता है इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। नीचे का मतलब क्या है, 1 6 7 8 16 20 9 13 15 17 24 26 29 47 3 4 11 19 30 53 79, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो नीचे वालों को परमाणु क्रमांक, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, परमाणु या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्लिप आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछे यहाँ पे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, तो 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 1। इसी तरह कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6। फिर इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। इसी प्रकार सभी चीज़ों को आपको याद करते चलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ क्या है। तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान और नीचे परमाणु क्रमांक, ये सारी लिस्ट आपको जो दिखाई दे रहा है याद कर लेना है। याद कैसे होगा, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने से याद होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को याद होगा ये चीज़ें, ठीक है। चलिए नीचे कुछ चीज़ें और लिखा है, इसको देख लीजिए। एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का जो संकेत होता है उसको कैपिटल ए से लिखते हैं। किसे, कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ में AC लिख दूंगा, AC का मतलब क्या हो गया, तो कार्बन का एटॉमिक मास,
कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। जैसा आप देख लीजिए यहाँ पे भी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। तो यही चीज़ बोला है कि एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल ए से लिखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, एक 12 की केमिस्ट्री है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सरल तरीके से नोट्स बना कर लेकर आया हूँ, एक भी दिक्कत नहीं होगा, बस आपको चीज़ों को ध्यान से समझते चलना है। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अब बात आती है इस स्लिप, यहाँ तक तो क्लियर हो गया स्लिप। अब आगे की स्लिप में देखिए, अब आगे की स्लिप में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से। पहले इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ क्या है, जो ये चीज़ आपको IMP दिखाई दे रही है, ये चीज़ क्या है? ठीक है, तो एक चीज़ आप देखें हैं इसमें कि हम लोग यहाँ पे जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लिख रहे थे, तो 12 यहाँ पे ऐसे था, 6 के C के नीचे आपका 6 ऐसे था। तो ये जो स्थान आपको पोजीशन दिखाई दे रहा है, पोजीशन कई तरीके से लिखा जा सकता है। ये नहीं कि सेम इसी तरह लिखेंगे तो सही माना जाएगा, नहीं। आप इस पोजीशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस पोजीशन को चाहेंगे तो आप इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकेंगे, चाहेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकेंगे, और चाहेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12 6 इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 6 को इसी साइड भी लिख सकते हैं, चाहे 12 को उस साइड लिख दीजिए, 6 को इस साइड लिख दीजिए, या तो 12 को उसी साइड और 6 को भी उसी साइड लिख दीजिए। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी तरह भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। चार फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों फॉर्म में कोई भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा, सब सही माना जाएगा। अब बात आती है कि इसको पढ़ते कैसे हैं। पहले अच्छा आप ही बताइए, अगर इसको दे दिया जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे? 12C6 ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, बोलने का तरीका क्या होता है, ये चीज़ सीखिए। तो जैसे मैं यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है, कार्बन का परमाणु यहाँ पे भार दिया है, परमाणु क्रमांक दिया है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप C लेंगे, नाम क्या लेंगे? C मतलब कार्बन लेंगे। इसके बाद आप परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, इसके बाद परमाणु भार पढ़ेंगे। मतलब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? C612 C612 मतलब C612 ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये नहीं कि 12C6 ऐसा नहीं। पहले हम लोग उसको एटम को पढ़ेंगे, परमाणु को पढ़ेंगे, फिर परमाणु क्रमांक को पढ़ेंगे, फिर परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? H11 मतलब हाइड्रोजन 11, ऑक्सीजन 8 16, नाइट्रोजन 7 14 ऐसे बोला जाता है, ऐसे इसको स्पीक किया जाता है, मतलब बोलते हैं, ऐसे पढ़ा जाता है। ये नहीं कि पहले 14 को पढ़ें फिर n को पढ़ें 7 को, नहीं। बोलने का तरीका पहले क्या होता है? पहले एटम को पढ़ें, पहले आप परमाणु को पढ़ें, परमाणु के बाद परमाणु क्रमांक को पढ़ें, इसके बाद परमाणु भार को पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये चीज़ जो मैं लिस्ट आप लोगों को बताया था, कितने लोगों को नाम नहीं मालूम रहता है कि H को हाइड्रोजन बोला जाता है, चाहे C को कार्बन बोला जाता है। तो उसके लिए मैं लिख दिया हूँ आगे से बढ़िया से, ताकि आप लोग नोट कर लें और आपको भी मालूम चले कि O को ऑक्सीजन बोलते हैं, S को सल्फर। कितने लोगों को तो यही नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पे H को हाइड्रोजन, C को कार्बन, N को नाइट्रोजन, O को ऑक्सीजन, S को सल्फर, Ca को कैल्शियम। जितना बार पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस होता रहेगा। F को फ्लोरीन, Al को एल्युमिनियम, P को फास्फोरस, Cl को क्लोरीन, Cr को क्रोमियम, Fe को आयरन, Cu को कॉपर और Ag को सिल्वर। ठीक है, इसी प्रकार Li को लिथियम, Be को बेरियम, Na को सोडियम, K को पोटेशियम, Jn को जिंक, I को आयोडीन, Au को गोल्ड। हाँ, ये चीज़ इसी फार्मूला में लिखा था ना, जो लोग जैसे यहाँ पे परमाणु भार होता है ऊपर, फिर बीच में आपका परमाणु होता है, फिर परमाणु क्रमांक। जैसे परमाणु यहाँ पे C हो गया, परमाणु भार इसका कितना होता है? C का 12 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखते हैं। तो ये फार्मूला में लिख दिया हूँ हिंदी में, ताकि आपको अच्छे तरीके से मालूम हो सके कैसे लिखा जाता है, किसी का परमाणु भार या परमाणु क्रमांक किसी को कैसे लिखा जाता है, किसी भी तत्व का, एलिमेंट्स का। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, आराम से उन चीज़ों को नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लिस्ट को ध्यान समझिए और बढ़िया समझिए कि क्या चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उसको एक एक पॉइंट समझिए। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का
परमाणु जो द्रव्यमान या परमाणु भार 16 होता है और परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ देखिए इस लेक्चर में जो परमाणु क्रमांक है इसकी बात नहीं होगी, अगले लेक्चर में बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर मैं O16 लिख देता हूँ यहाँ पे O16, तो इसको क्या कहेंगे? ओ आपका क्या है यहाँ पे? परमाणु। ओ क्या है यहाँ पे? परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ओ आपका क्या है? परमाणु। अगर मैं कहूँ कि ओ का एटॉमिक मास कितना होता है? कितना होता है? 16 होता है। ओ का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट? 16 होता है। अभी मैंने जस्ट लिस्ट में आप लोगों को बताया था कि ओ का मैं दिखा भी देता हूँ। ओ का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो देखिए ध्यान समझिए, अगर ओ 16 लिखा है तो ओ आपका तो परमाणु हो गया। ठीक है, 16 आपका यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया, मतलब ओ का एटॉमिक मास 16 हो गया। अगर O2 में लिखूँ O2, तो O2 आपको क्या समझेंगे? O2 का मतलब क्या होगा? तो ये मत समझिएगा कि O2 लिखा गया है तो ये 2 इसका क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया, नहीं। अरे O8 मतलब कि O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो 8 होता है ना, यहाँ पे O2 लिखा है। अब O2 को बोलते हैं हम लोग मोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स। अगर O2 आ जाए तो O2 को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स, जिसे अणु कहते हैं। तो O2 यहाँ पे क्या है? अणु होता है। तो अगर O16 इस तरह लिखा है तो O का हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो कितना आता है? 16। सिर्फ O लिखा जाए, सिर्फ O, तो O आपका परमाणु हो गया। O का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। अगर O2 लिखा है तो O2 का मोलिक्यूल बोलते हैं। मोलिक्यूल मतलब अणु। अणु का क्या निकाला जाता है? तो मोलिकुलर मास निकाला जाता है। किसी भी अणु का, जैसे किसी भी परमाणु का हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, उसी प्रकार किसी भी अणु का हम अणु भार निकालते हैं, जिसे मोलिकुलर मास बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अगर O2 का मैं बात कर दूं कि O2 का अणु भार कितना होगा, तो अणु भार मतलब ये चीज़ होता है कि O का परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, और O का सॉरी परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान कितना है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे O2 का मतलब क्या है? एक O और एक O, 2 O से मिला होगा, तो एक O का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 16। और इस O का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16। तो ये दोनों को मिलाकर 16 क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो 32 हमारा क्या हो जाता है? ये अणु भार निकलता है। तो O2 का जो अणु भार होगा वो क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन में परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ये आपका अणु भार निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अगर यन सिर्फ यन रहेगा तो यन को हम सिर्फ परमाणु बोलते हैं। अगर यहीं पे N2 हो जाएगा तो N2 यहाँ पे अणु कहलाने लगेगा। कहने का मतलब मेरा ये चीज़ है, यन है तो परमाणु होता है और उसका एटॉमिक मास निकाला जाता है, और N2 है तो उसको अणु कहते हैं, मोलिक्यूल कहते हैं, और इसका मोलिकुलर मास निकाला जाता है, अणु भार निकाला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत अब तक बताए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे परमाणु है ना, अगर मैं कहूँ कि परमाणु का एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास अगर मैं आपसे कहूँ कि जो यहाँ पे यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 14। अगर मैं N2 आ गया, N2 हो गया अणु। अगर मैं कहूँ कि N2 का अणु भार निकालिए, N2 का अणु भार निकालिए, तो अणु भार कैसे निकलता है कि जितने एटॉमिक मास कितनी बार उसको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे N कितने बार आया? 2 बार, मतलब N प्लस N से मिलकर बना होगा N2। तो N का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, और इसका भी N का एटॉमिक मास 14। तो 14 को 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 28। मतलब N2 का जो अणु भार निकल गया वो कितना निकल गया? 28, क्योंकि N 2 बार है। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण होता है, उस पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक
परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बताया हूँ, यन था परमाणु था, यह यन था परमाणु था, तो दो परमाणु मिल गया और N2 बना दिया। N2 हमारा आपका अणु कहलाता है। क्या होता है? अणु कहलाता है। ठीक है, और उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले ध्यान समझिए। जैसे मैं आप ही देखिए CO2, अगर मैं CO2 का बात करूं तो CO2 को अगर मैं तोड़ दूं तो C यहाँ पे आपका एटम है, O, फिर O दो बार है तो दो बार O लिखेंगे, O+O। ठीक है, तो C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। और O का भी परमाणु फिर आ गया तो O का परमाणु द्रव्यमान 16। अगर मैं कहूँ CO2 का मोलिकुलर मास निकालिए, अणु भार, जिसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो करना क्या? सिंपल, इन तीनों को जोड़ दिया जाए अलग अलग। 12 16 16 कितना होगा? 44। तो मोलिकुलर मास कितना निकल गया? 44 निकल गया। तो कितना सिंपल है। तो अब इसका डायरेक्ट मैं एक फार्मूला आप लोगों को बना दूँ, फार्मूला, उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। यहाँ पे वो फार्मूला है। अणु भार को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको मोलिकुलर मास बोला जाता है, या तो इसे मोलर मास भी कहते हैं। क्या? मोलर मास, या तो आप इसको आणविक द्रव्यमान भी कह लेते हैं, बहुत नाम होता है। तो यहाँ 3 चीज़ नाम, अगर इसको निकालना हो, चाहे अणु भार निकाले, चाहे मोलिकुलर मास, चाहे मोलर मास, आणविक द्रव्यमान, इसका फार्मूला क्या होता है? सिग्मा ए। सिग्मा ए मतलब ए क्या है? परमाणु द्रव्यमान। जितना भी परमाणु द्रव्यमान है सबका योग कर दीजिए। सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़। जितने भी यहाँ पे द्रव्यमान आपको परमाणु द्रव्यमान दिखाई देंगे सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि यही तो कर रहे हैं, मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं, तो सबका परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पे लिख कर और उसको जोड़ दे रहे हैं, आपका अणु भार निकल जा रहा है। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ H2O का अणु भार निकालिए। अगर मैं कह दूँ कि H2O का अणु भार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? M। M मतलब क्या होता है? मोलिकुलर। मोलिकुलर मास निकालना है H2O को, तो बराबर, ठीक है, क्या करना है? तो सिग्मा ए मतलब जितना भी परमाणु द्रव्यमान है सबको जोड़ दिए। तो देखिए H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन H 2 बार आया है तो इसलिए 2 का गुणा कर देंगे। फिर प्लस O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो 2 एकम 2 और 16 2 18, मतलब 18 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास मतलब परमाणु द्रव्यमान या अणु भार का जो यूनिट होता है उसको हम लोग AMU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये 18 AMU हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ऐसे ही आपको देगा। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ अणु भार निकालने के लिए, ताकि आप लोग घर पे निकाल लें कि अणु भार कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, जैसे CH4 C2H6 CH3 COOH NH2 CONH2 H2SO4 HNO3 NH3 H3PO4। ठीक है, इन सभी का मोलिकुलर मास फाइंड करना है, मतलब अणु भार निकालना है। और अणु भार कैसे निकलता हो तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अभी मैं बता भी दिया हूँ। तो ये होमवर्क है, सभी को आप लोग निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमने शुरू में बताया था आप लोगों को, रासायनिक संयोग कितने, मतलब रासायनिक संयोग के नियम कितने होते हैं? तो 5 नियम था। ठीक है, अब पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नियम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है सन 1774 में लेवोजियर नामक रसायनज्ञ मतलब साइंटिस्ट हैं, रसायनज्ञ ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। ठीक है, 1774 में। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दी हुई है। ठीक है, लेकिन डेट आप लोगों से पूछेगा नहीं कि किस डेट में उन्होंने फाइंड किया था, मतलब इस नियम को दिया था, सिद्ध किया था, लेकिन आप लोग अपने बुक में याद कर लीजिएगा। तो 1774 किस बुक में दिया है, किसी में 1779 दिया है, तो कोई इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो कौन दिए थे? तो लेवोजियर नामक रसायनज्ञ थे, उन्होंने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। ठीक है, क्या सिद्ध किया? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहना चाहता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? देखिए नियम ये कहता है कि, मतलब ये नियम कहना क्या चाहता है, तो देखिए लिखे हैं हम लोग यहाँ पे कि इस नियम के अनुसार, मतलब ये नियम कहना क्या चाहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है,
जब कोई रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद, देखिए जो अभिक्रिया से जो प्राप्त प्रोडक्ट होते हैं उनका कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए नियम ये कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जाहिर सी बात है कि देखिए इस तरह समझे तो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट्स यहाँ पे अभिकारक लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई ए ले लिया, ए प्लस बी, मतलब हमने दो तत्व ले लिया, इन दोनों तत्वों को मिलाया मैंने। ठीक है, इन दोनों तत्वों को मिलाकर अभिक्रिया कराया तो वो बन गया आपका सी प्लस डी। तो जो तत्व हमने लिया है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो तत्व हमारा प्रोडक्ट बन जाता है इन दोनों को मिलाने के बाद उसे हम लोग उत्पाद प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, रिजेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोलते हैं। तो ये नियम कहता है ये चीज़, देखिए नियम कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये नियम साफ सुथरा ये कहता है कि जितना हम लोग अभिक्रिया कराते समय द्रव्यमान लिए रहते हैं किसी तत्व का, तो अभिक्रिया जब कराया जाता है जितना द्रव्यमान लेकर उन तत्वों का, तो अभिक्रिया जब होकर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का द्रव्यमान भी उतना ही होता है। ठीक है, मतलब जितना अभिक्रिया कराने से पहले हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किए रहते हैं, जब वो अभिक्रिया हो जाती है उत्पाद बन जाता है तो उत्पाद का भी द्रव्यमान सेम उतना ही होता है, घटता बढ़ता नहीं है। कहने का मतलब ये चीज़ है। ठीक है, मतलब ये नियम कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो इधर होता है, जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग यहाँ पे तत्व लेके, तो यहाँ पे इसे अभिकारक ही बोलते हैं। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यही ये नियम कहता है। ये नियम यही कहता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो चीज़ें लेते हैं हम लोग, ये भी अभिक्रिया करा रहे हैं कोई भी एलिमेंट्स तत्व लेकर, तो जितना इसका द्रव्यमान जितना लिए रहेंगे तो अभिक्रिया कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसका भी द्रव्यमान सेम जितना पहले लिए रहेंगे उतना ही द्रव्यमान उसका भी रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। ये नियम कहना चाहता है ये चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए इस नियम को और थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे हमने यहाँ पे लिया ए प्लस बी, ठीक है, और अभिक्रिया कराने पर सी प्लस डी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पे ए का भार जो है इसे हम डब्ल्यू ए से डिनोट कर दिया हमने कि यह डब्ल्यू ए मतलब कि वेट, वेट मतलब क्या हुआ, भार हो गया। ठीक है, तो भार ए का और भार बी का, ठीक है, और इसे मैं भार सी का नाम दे दिया, भार डी का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान, तो ये कहना चाहता है ये चीज़ें कि जो ए का द्रव्यमान डब्ल्यू ए है और बी का द्रव्यमान डब्ल्यू बी है, सी का द्रव्यमान डब्ल्यू सी है और डी का द्रव्यमान डब्ल्यू डी है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों, यह दोनों अभिकारक हैं, इन दोनों अभिकारकों को मिलकर मैंने रिएक्शन कराया तो सी प्लस डी बना। तो कहना ये चाहता है कि इधर का इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, मतलब कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इन दोनों को जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों के द्रव्यमानों के योग के क्या होगा, बराबर। जितना इन दोनों का द्रव्यमान का योग होगा उतना ही इन दोनों के भी द्रव्यमान का योग होगा। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मतलब इन दोनों के द्रव्यमान का योग और इन दोनों के द्रव्यमानों के योग के क्या है यहाँ पे बराबर। ये नियम कहना चाहता है सिंपल वे में और कुछ नहीं। ठीक है, कि जितना पहले द्रव्यमान लिए रहेंगे प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं, बस यही नियम कहता है। इस नियम को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस तरह भी बोला जाता है, लिखा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाते हैं हम लोग, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो द्रव्य एलिमेंट्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, वो तो न तो उनको उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट होता है, वो उसका केवल रूप चेंज किया जा सकता है, उसकी अवस्थाएँ चेंज की जा सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए मैं एक अभिक्रिया कराता हूँ NaCl और AgNO3 का मैं यहाँ पे अभिक्रिया करा रहा हूँ। तो देखिए जो Ag है वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेगी और जो N है वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेगी। तो देखिए Ag किसके साथ, Cl के साथ मिल जाएगा तो AgCl हो जाएगा, और Na जो है वो NO3 के साथ मिल जाएगा तो यहाँ पे NaNO3 मिल गया। ठीक है, तो ये इसके साथ अभिक्रिया कर दिया इसके साथ। तो अब देखिए कोई दिक्कत हुआ, जितना Na इसमें था इधर भी जाने पे भी Na उतना ही है, जितना Ag इसमें था इधर जाने पे भी Ag इतना ही है।
क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वही चीज़ का है कि न इसको नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता। सेम चीज़, जो चीज़ उसमें रहेगा वो चीज़ भी उसमें ही रहेगा। जैसे इसको मैं WA मान लिया जाऊँ, इसको मैं W2 मान लूँ, इसे मैं W3 मान लूँ, इसे W में 4 मान लूँ, तो जो W1 और W2 का योग होगा वो बराबर होगा W3 और W4 के योग के। ये नियम यही कहना चाहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, यही कहना चाहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसे अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को। हाँ देखिए, इस नियम को एक वैज्ञानिक थे लेंडोल्ट, जो लेंडोल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 15 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किया और 15 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये नियम बिल्कुल क्या है, सही है, ये नियम बिल्कुल सही है, ठीक है। 15 वर्ष तक उन्होंने सिद्ध किया और कहा कि हाँ ये सही है। और उन्होंने कैसे सिद्ध किया था, इस प्रकार सिद्ध किया था। उन्होंने एक यहाँ पे कांच की बोतल लिया था और उसमें एलिमेंट्स उन्होंने डाला था, ठीक है, अभिकारक। जैसे इसमें NaCl, इसमें AgNO3 डाला था, ठीक है। तो इसको मैंने A मान लेता हूँ कि इसमें A अभिकारक है, इसमें B अभिकारक, 2 यहाँ पे रिएक्टेंट डाल दिए उन्होंने, ठीक है। इसके बाद उन्होंने डालने के बाद फिर ऊपर से ढक्कन बंद करके, ठीक है, देखिए पहले क्या किया उन्होंने एक बोतल लिया शीशी का, उसमें A पदार्थ डाल दिया, ठीक है, अभिकारक डाल दिया। दूसरा शीशी लिया, उसमें B अभिकारक डाल दिया। डालने के बाद उसको नापा, उन्होंने वज़न किया कि इसका वज़न कितना है और इसका वज़न कितना है, दोनों का अलग अलग वज़न कर दिया। वज़न करने के बाद फिर उन्होंने ढक्कन को बंद कर दिया। फिर उन्होंने इस तरह इसको हिलाया। अब चाहे उन्होंने 1 दिन हिलाया, 2 दिन हिलाया, 3 दिन तक हिलाया, हिलाते रहे, ठीक है। हिलाने के बाद फिर दोनों फिर आपस में मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो देखिए यहाँ पे WR मतलब रिएक्टेंट, ठीक है, और वेट मतलब भार। तो पहले जब उन्होंने मिलाया था पहले पदार्थ को, तो उनका वज़नों का योग है, और जब उन्होंने पूरा घोल के मिला दिया तो वहाँ पे जो उत्पाद बना उनके वज़नों का योग। तो यहाँ पे उसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान क्या हुआ, बराबर हुआ। तब उन्होंने सिद्ध कर लिया कि हाँ ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaCl और AgNO3 अभी हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, ठीक है, इस अभिक्रिया को उन्होंने सिद्ध किया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम चाहे अविनाशिता का नियम क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके पहले एक और मतलब इसके बाद एक और टॉपिक है, एक नियम और है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आज की वीडियो समाप्त करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए वो नियम क्या है उसको जान लेते हैं। तो नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर मतलब निश्चित, ठीक है। स्थिर को आप निश्चित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यह चीज़ नियम है, स्थिर और निश्चित अनुपात का नियम, ये दूसरा नियम है। अरे भाई यही चीज़ तो हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक संयोग के निम्न 5 नियम हैं। 5 नियम में हमने पहला पढ़ लिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। दूसरा होता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तो वही चीज़ तो दूसरा पढ़ रहे हैं, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, ठीक है, स्थिर अनुपात होना चाहिए, ठीक है। अब स्थिर अनुपात इसको जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था 1799 ईस्वी में, इनका सिद्धांत, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है, स्थिर या निश्चित अनुपात, यह नियम क्या कहता है, ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो ये नियम कहता है कि किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कह रहा है, जैसे पानी है, तो पानी को बहुत स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। तालाब का पानी ले लिया जाएगा, बरसात का पानी ले लिया जाएगा, फिल्टर का पानी ले लिया जाएगा, मशीन का पानी ले लिया जाएगा। सबके लिए उसका जो सूत्र होगा, सबके लिए H2O ही होने वाला है। पानी का जो तालाब का पानी लेंगे उसका भी सूत्र H2O होगा, बारिश की जो पानी होगा उसका भी सूत्र H2O होगा, मशीन का जो पानी होगा उसका भी सूत्र H2O होगा, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है, ये नियम ये कहता है कि इनके जो तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। जैसे H2O हो तो H का परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। उसी तरह
ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो में निकालूं तो इसका यहाँ पे H2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, अरे परमाणु भार, तो परमाणु भार 1 होता है, लेकिन यहाँ पे H2 है तो परमाणु भार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, अगर इसका रेशियो निकाल दिया जाए तो 1:8 आएगा। ठीक है, 1:8 आएगा। इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि पानी को हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। 2H2O के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी प्राप्त किया जा सकता है। NaOH के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे पानी प्राप्त किया जा सकता है। ये रिएक्शन नहीं, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिएक्शन में आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी को कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसका जो सूत्र होगा सबके लिए एक ही होगा। तो देखिए यहाँ पे CH4 के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के H2O का निर्माण कर दिया है, पानी का निर्माण कर दिया है। मतलब कह रहा है कि किसी भी यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है, मतलब ये दर्शाना चाहता है कि किसी भी यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है और उनके जो यौगिक जो तत्व होते हैं, उनके तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसी भी यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, H2O2, H2SO4, तो इनके लिए एक निश्चित यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, उन्हीं के नाम से इन्हें क्या किया जा सकता, दर्शाया जा सकता है। और इनके जो द्रव्यमान होंगे, इनके तत्व के जो द्रव्यमान होंगे वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है ये नियम। तो देखिए ये नियम भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस नियम भी आप लोगों को। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ने वाले, अब धीरे धीरे जैसे वीडियोज़ आगे आते रहेंगी वैसे वैसे लेवल उसका अप होता रहेगा और सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाते रहिए, 1% आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लेक्चर पहला नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ से देख सकते हैं लेक्चर पहले को। लेक्चर दूसरा है, कल लेक्चर तीसरा में आएंगे और आगे की चीज़ें को लेकर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।